अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 और एक्सरसाइज 10.5 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो दो लाइंस होती हैं जिनको हम जितना भी हम उनको एक्सटेंड कर दें वो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें। देखिए मैंने जहाँ तक इनको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। पैरेलल लाइंस की अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो जो आपकी कॉपी के ऊपर लाइंस हैं ये भी पैरेलल लाइंस होती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब पैरेलल लाइंस को कोई एक और लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। फिर हम कुछ एंगल्स देखते हैं। ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल ए। इसके बाद ये एंगल, इसको नाम दे देता हूँ एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी और एंगल एच। अब हमने देखना है कि जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इन जो एंगल्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो जैसे कि ये ए, एंगल ए है, एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए ये दोनों होंगे इक्वल। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कौन सी निशानी होगी कि दोनों पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होंगे। जैसे ए इस पैरेलल लाइन के ऊपर था और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे था, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर ही दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर वाला जो एंगल होगा वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास एंगल एच, और एंगल सी का हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई, और एंगल डी का हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल जी। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। उसके बाद आते हैं दूसरे एंगल्स की तरफ। जैसे ये इस तरफ से ट्रांसवर्सल की एक साइड पे, राइट हैंड साइड पर जो आपको एक एंगल दिख रहा है एंगल बी, ये इक्वल होगा एंगल ई के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरीके से डी और एफ भी आपस में इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। तो हमारे पास एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल डी इक्वल होगा एंगल एफ के। क्यों? इनके हम रीज़न लिख लेते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद है लास्ट पेयर ऑफ एंगल जिनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो दोनों पैरेलल लाइंस के मिड में होते हैं, यानी कि ये पैरेलल लाइन, इनके मिड में जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल के सेट होंगे एंगल बी और एंगल एफ। एंगल बी और एंगल एफ हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। इसके अलावा एंगल डी और एंगल ई हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन इंटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो दोनों इक्वल होते हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x एक एंगल है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने अभी तक देखा कि पैरेलल लाइंस, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? जी हाँ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि हम इनको जितना भी एक्सटेंड कर लें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके अंदर वही एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसवर्सल था। ये आप देखें वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल था और यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल लाइंस के दरमियान ऐसे एक ट्रांसवर्सल आ रहा है और दूसरा ट्रांसवर्सल यहाँ से आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम एंगल एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा ये आप अभी देखेंगे। तो हमने क्या किया, एंगल एक्स जो था यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन आपने कहाँ ड्रॉ करनी है? जहाँ पे ट्रांसवर्सल टर्न कर रहा हो। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, अगर हम इसको यहाँ जाना चाहिए था सीधा जाने के बजाय जब यहाँ पे टर्न कर रहा है तो जहाँ पे भी टर्न करेगा आपने वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन बन चुकी है और पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो 130
और पैरेलल लाइंस के दरमियान वाले जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। तो 130 और ये एंगल एक्स एंगल का ऊपर वाला हिस्सा ये आपस में इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इंटीरियर एंगल्स का हमने पढ़ा था कि उनकी प्रॉपर्टी होती है वो दोनों 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे 130, इसको हम नाम दे देते हैं x1 का और हम नीचे वाले को नाम दे देते हैं x2 का, बाद में हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो 130 प्लस x1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 130 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके इसको माइनस कर दें आप। 180 माइनस 130 विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इस पैरेलल लाइन को और नीचे की पैरेलल लाइन को। अब जब हम इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्सल ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x2 विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमारे पास x1 और x2 की भी वैल्यू आ गई। तो अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री और x2 की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर बी हमने फ़िलहाल छोड़ दिया, उसमें कुछ मसला है। क्वेश्चन सी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। बिल्कुल हम उसी तरीके से करेंगे जहाँ से ट्रांसवर्सल टर्न कर रहा है ना, जैसे इसको सीधा आना चाहिए, यहाँ से ये टर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेजिनरी ट्रांसवर्सल बना लेंगे और पैरेलल लाइन बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो इन दोनों ट्रांसवर्सल को काट देगी। अब हमने यहाँ पे देखना है, इस जगह पर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में, यहाँ पे आप देखें, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो एक ट्रांसवर्सल होता है उसकी एक साइड के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं और उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर जो 115 है ये और ये एंगल, ये दोनों इनका सम 180 होगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको x1 का नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं x2 का। तो 115 डिग्री प्लस x1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 115 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 180 से, 180 डिग्री से 115 माइनस हो जाएगा। तो x1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमारे पास जो x एंगल का जो ऊपर का हिस्सा है वो है हमारे पास 65 डिग्री का। उसके बाद हम फाइंड करते हैं नीचे का हिस्सा, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है और उसकी एक साइड पे अंदर की तरफ दोनों एंगल्स एक दूसरे के इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x2 प्लस 105 इज़ इक्वल टू 180 और 105 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री से। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 75। तो अब हम x पूरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x1 था हमारे पास 65 डिग्री, x2 था हमारे पास 75 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन डी में आप देखें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और दो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ये 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारे पास होगा 40 डिग्री का। इसी तरीके से अब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को यूज़ करके एक एंगल फाइंड कर लिया। दूसरा एंगल अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो ये एंगल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों एंगल्स आपस में इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे और इनका सम जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। या इसका दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये है, आप पहले ये वाला एंगल फाइंड करो, जैसे ही आपको ये एंगल मिले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा पूरा 40 के इंक्लूडिंग ये पूरा एंगल जो होगा वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और वहाँ से जो इसका हाफ पार्ट होगा इसको आप x के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लिखकर इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों में से कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला तरीका यूज़ करता हूँ जिसमें
हमारे पास ये अगर 75 है तो ये एंगल भी हमारे पास 75 डिग्री होगा। वजह कि इन दो पैरेलल लाइंस और उनके दरमियान में जो एक ट्रांसवर्सल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो अब जब हमारे पास इस ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ के एंगल्स हमें पता चल चुके हैं, तो इन एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों अब एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल्स बन गए। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, x प्लस 40 डिग्री प्लस 75 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। x को हम यहाँ पे रख देंगे और 75 और 40 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ जाके ये ऑपोजिट साइंस में बदल जाएंगे। वहाँ पर प्लस हो रहे थे, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40 माइनस 75, तो 65 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स AB and CD bisect one another at point O, prove that AC is parallel to BD and AD is parallel to BC। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी है AB और CD जो कि बाइसेक्ट करें एक दूसरे को पॉइंट O पर, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि AC पैरेलल है BD के और AD पैरेलल है BC के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं जैसे ये लाइन है और एक ये नीचे वाली लाइन है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, उसकी वजह ये है कि हम इनको जितना भी आगे एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनको हम पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना डायग्राम, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि AB और CD बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन AB, ये है हमारी लाइन AB। उसके बाद CD लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट O के ऊपर, तो ये है हमारी लाइन CD। फिर हमने जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि लाइन AC और लाइन BD, लाइन AC और लाइन BD जो है वो पैरेलल हैं, और इसके अलावा लाइन AD और लाइन BC पैरेलल हैं। यानी कि ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। AC इज़ पैरेलल टू DB, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं टू प्रूव, यानी कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि लाइन AC, लाइन के लिए आप ऊपर एक लाइन लगाते हैं, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। उसके बाद BD, AC is parallel to BD and AD is parallel to BC। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल AOD को, ट्रायंगल AOD को देखेंगे और ट्रायंगल COB को देखेंगे। इन दो ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट की हेडिंग लगा देते हैं और यहाँ पर रीजंस की। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी कि हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इन दो ट्रायंगल्स को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें गिवन है, वो गिवन क्या चीज़ें हैं अभी हम देखते हैं। हमने देखा कि पॉइंट लाइन AB और CD एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो लाइन OA है, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है OB के। यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है OA और इस ट्रायंगल में ये जो OB की लाइन है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हमारे पास OA लाइन इज़ कॉन्ग्रेंट टू OB लाइन। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर ये कॉन्ग्रेंट है OA और OB, तो इसी तरीके से OC और OD भी तो कॉन्ग्रेंट है। तो ये हमारे पास हो गई OD और ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी OC के। इसके अलावा अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो डायग्राम पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल
ओ डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ओ बी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट हैं? क्योंकि ये रीज़न में आप लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये क्यों इक्वल है? ये गिवन था हमें। इसके अलावा ये क्यों इक्वल है? ये भी हमें गिवन था। तो जब किसी भी दो ट्रायंगल्स की दो लाइंस और एक एंगल अगर सेम आ जाए तो वो पूरा का पूरा जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये तीन बातें पता चलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOD इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। और ये कैसे किया? दो साइड्स थी तो साइड पोस्टुलेट की मदद से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो फिर जो इन ट्रायंगल्स की बाकी लाइंस और बाकी एंगल्स हैं वो दोनों भी सेम होंगे। आप ये देखें, ये एंगल है हमारे पास AOD, इसकी ये लाइन और इस ट्रायंगल की ये लाइन ये कॉन्ग्रेंट है, और उसका ये लाइन और ये लाइन कॉन्ग्रेंट है। और जब ये ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो जो तीसरा लाइन होगा वो उस ट्रायंगल की तीसरी लाइन के कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि लाइन AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन CB के या BC के। इसके अलावा यहाँ पर जो एंगल्स हैं, अगर हम उन एंगल्स को देखें तो ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स AD और BC, ये दोनों लाइंस भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ की तरफ कि एंगल्स कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो पहला एंगल जो कॉन्ग्रेंट होगा वो है OAB इज़ कॉन्ग्रेंट टू OBC। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल OBC। ये भी क्यों है? ये भी कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की वजह से है। इसके बाद क्या है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, और हमें ये भी पता है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे अल्टरनेट हैं? क्योंकि ये जब पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो ऑपोजिट साइड, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बट AOB ही था, AOB एंड एंगल OBC आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब ये हमें कहाँ से पता चला? डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स से हमें ये बात पता चली। तो अब अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो अब हम कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो CB और AD जो हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी? AD लाइन पैरेलल हो जाएगी लाइन BC के, और सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारे पास लाइन AC है वो भी पैरेलल हो जाएगी BD के। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पॉइंट्स D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। पॉइंट्स D एंड E, D और E जो है हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, AB के और AC के मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट A से लेकर D तक का सफ़र होगा वो इक्वल होगा D से B तक। इसी तरीके से AE का जो डिस्टेंस होगा या जो लेंथ होगी वो EC के बराबर होगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली मिड पॉइंट की वजह से। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ DE इज़ प्रोड्यूस टू F, हमने DE को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया F तक, तो क्या हुआ, सो दैट EF
इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई। उसके बाद क्या हुआ कि इतना बढ़ाया हमने कि ये दोनों लाइनें कॉन्ग्रेंट हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। तो हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, यानी कि ये सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमने ये प्रूफ करना है। इसके अलावा हमने प्रूफ करना है कि डी ई और ये बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। याद रहे पैरेलल का मतलब सेम इन लेंथ नहीं होता, पैरेलल का मतलब होता है वो दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट ना कर पाएँ। तो यहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसका वैसे सॉल्यूशन बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ये हम पूरा लिख लेंगे गिवन की फॉर्म में, पॉइंट्स ये। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है गिवन हमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। पॉइंट डी और ई मिड पॉइंट हैं ए बी और ए सी के, जैसे कि यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी की ये साइड्स हैं। फिर हमने डी ई को प्रोड्यूस कर दिया एफ तक, सो दैट डी ई विल बी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से स्टेटमेंट और रीजंस की हेडिंग लगा देंगे। उसके बाद हम फिर से वही पुराना जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से हम करेंगे। इन दो ट्राइंगल्स को हम देखेंगे। ये दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल का नाम होगा ए डी ई और इस ट्राइंगल का नाम होगा सी ई एफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ। तो हम इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अब देखना शुरू करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास कि डी ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ। ये कहाँ बताया, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिवन होती हैं, उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो डी ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों लाइन्स भी तो कॉन्ग्रेंट होंगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट से। तो ए ई और ए सी भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ए ई एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट। उसके अलावा अब अगर हमें ये चीज़ें पता चल गई तो पिछले क्वेश्चन की तरह जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। तो इस एंगल का नाम क्या है, ए ई डी एंगल। ए ई डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ई एफ। ये इस एंगल के बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। तो सबसे पहले ये क्या था, ये हमें गिवन था। इसके अलावा ये हमें गिवन था और ये गिवन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे थे इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जब आपको पता चल गया कि तीन चीज़ें आपके पास आ गई हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये क्या हैं, ये भी कॉन्ग्रेंट हैं। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से। तो ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे पास हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। क्यों हुए हैं भाई, साइड, एक साइड सेम थी, दूसरा एंगल सेम था और तीसरी साइड भी सेम थी, कॉन्ग्रेंट थी, इस वजह से हमने इसको लिख दिया कि इस वजह से हुआ है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हो गए आपस में, तो हमारा काम और आसान हो गया। इनकी जो बाकी साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बाकी साइड्स कौन सी हैं, ये साइड हमने कर ली, ये साइड हमने कर ली, ये साइड हमने कर ली और ये साइड हमने कर ली। हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन्स बच गई हैं। तो जब ये दोनों लाइन्स बच गई हैं तो ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि भाई ट्राइंगल्स ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो हम पहले लिख लेंगे कि ए डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी एफ। ये क्यों है, क्योंकि कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल की वजह से। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी जो सारी साइड्स और सारे एंगल्स होते हैं वो भी सारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो जो बाकी के एंगल्स होंगे वो भी सारे क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो ये वाला एंगल होगा, एंगल ए,
वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, एंगल सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ECF के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड एंगल A will be congruent to एंगल ECF, ये वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये भी क्यों होंगे, ये भी हमने जो ऊपर लिख दिया कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल की वजह से होंगे। तो अब अगर हमें यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो, तो अब यहाँ पर अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं तो हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। एक चीज़ हमें पहले से पता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। और ये दूसरा हमें कहाँ से पता चलता है, थ्योरम 7 से। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल A और एंगल ECF आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये हमें कहाँ से पता चला, थ्योरम 7 से। तो थ्योरम 7 से हमें ये चीज़ पता चली। तो जब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए तो उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे तो उनके लिए दो पैरेलल लाइंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल बन जाएंगी, CF और AD। एक चीज़ हमने प्रूव कर दी कि CF और AD को हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब वहाँ पे AB लिखा हुआ है और हमें ये पता है AD और AB दोनों कॉन्ग्रेंट है खुद से, तो ये दोनों इसके भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। इस वजह से जो अब तक हमने वर्किंग की है इसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि CF लाइन जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, AD के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि CF जो है वो कॉन्ग्रेंट है पूरी की पूरी लाइन AB के। यहाँ तक हमारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब एक चीज़ हमने प्रूव कर दी है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरी चीज़ भी प्रूव करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पीछे किया था उसी तरीके से हम दोबारा से चीज़ों को देख रहे होंगे। यानी कि इस बार हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा पैरेललोग्राम है। और जब हमारे पास पैरेललोग्राम आता है तो पैरेललोग्राम में हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि उसमें जो दो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली नज़र आ रहा है डायग्राम में कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BCFD, ये हमारे पास जो एक डायग्राम है ये है एक पैरेललोग्राम। ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसको हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो अब पैरेललोग्राम में हम एक चीज़ तो क्लियरली कह सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा। तो 7 पॉइंट पे हम ये लिख देंगे कि जो इसके जो लाइनें हैं, यानी कि ये लाइन CF और BD, DF, ये लाइन DF और BC, ये क्या है हमारे पास, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन रही है। ये पूरी शेप को अगर आप देखें तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम है तो हमारे पास ये जो DF होगा ये BC के पैरेलल हो जाएगा और CF जो है वो DB के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तो हमें वैसे ही पता चल गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि DF हमारे पास ये लाइन इज़ कॉन्ग्रेंट टू इज़ पैरेलल टू लाइन BC। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। या फिर हम इनको रिक्वायर्ड फॉर्म में, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि DE को आप BC, तो DF जो है DF अगर इसके पैरेलल है तो DE भी तो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस में लेंथ का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DE इज़ पैरेलल टू हमारे पास BC। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर जब आप रीज़न लिखेंगे BC इज़ अ पैरेललोग्राम, तो उसके बाद आपने सामने लिखना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होती हैं। तो अब हमने हर चीज़ को प्रूव कर दिया है। लास्ट में बस एक हमारा फाइनल आंसर हम लिख देंगे कि सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी और डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है एज प्रूव्ड अबव। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके साथ पहले रीड कर लेता हूँ अच्छे से समझ के, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 को करने की कोशिश करते हैं। हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसका मतलब हमने सीधा सीधा एक पैरेललोग्राम बनाना है और उसके हिसाब चीज़ों को हमने देखकर बताना है कि ये कैसे ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस बनती हैं। ये एक लाइन हो गई, तो इसके पैरेलल में एक और लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इन दो का हम नाम दे देते हैं। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारे पास वो लंबी चौड़ी लाइन जो पीछे हमने लिखी थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। मैं वो लिख कर आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, एक ए सी कंस्ट्रक्ट करना है। ए और सी को मिला देना है, जिससे क्या होगा, एक डायगोनल बन जाएगा हमारे पास। और इस डायगोनल के बनने की वजह से ये एंगल और ये एंगल अलग अलग हो जाएंगे। ये एंगल बन जाएगा 1, इसको नाम दे देते हैं 2 का, और इसी तरीके से इसको नाम दे देते हैं 3 का, और इसको नाम दे देते हैं 4 का। अब उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि इसकी जो सारी दो पेयर्स ऑफ लाइन है वो कॉन्ग्रेंट है, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है। इसमें हमने ये प्रूव करना है। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एक एंगल ए है, यहाँ पर आप देखें एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, हमने ये प्रूव करना है। और हमने प्रूव करना है कि एंगल डी और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और फिर हमने प्रूव करना है कि एंगल डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ अगर हम बढ़ें, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास चीज़ें गिवन क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पर फिर से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए। ये अच्छी बात है, जब भी ट्राइंगल्स बनेंगे तो आपने दोनों की दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल कर लेना है, तो पूरे के पूरे ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे और उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो पहला ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरा है ए डी सी। इन दोनों को हम लिख लेते हैं कि हम अभी देख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, और हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए डी और सी को। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देख रहे हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलर है, अगर आप गौर करें तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, ए डी सी ये ट्राइंगल है। अगर आप गौर करें तो ये जो ए सी का लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि लाइन ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन ए सी के, क्योंकि वो दोनों में आ रही है। और ये क्यों है? क्योंकि ये एक कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, जब हम डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम में, जब उसका डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसके एंगल्स को दो हिस्सों में बांट देता है, यानी कि इक्वल इक्वल उसमें मेजर में बांट देता है। तो अगर हमने इस एंगल को डिवाइड किया डायगोनल के थ्रू, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, और इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ से आ गए? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि थ्योरम 7 से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल 1 जो है हमारा, ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4, क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। और एंगल 2 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल 3 के। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। थ्योरम्स 7 से हमें ये बात पता चली है, इन दोनों के लिए ये वैलिड है।
उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक साइड सेम है और दो एंगल्स भी हमारे पास सेम हो चुके हैं। तो जब ये चीज़ आ जाए कि एक साइड और दो एंगल सेम है दोनों ट्राइंगल्स के, तो हमें फिर एक चीज़ और पता चल सकती है। एक चीज़ थी साइड एंगल साइड पोस्टिल्यूट, अब हमारे पास है एंगल एंगल साइड पोस्टिल्यूट। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। ये क्यों कॉन्ग्रेंट हुए हैं? क्योंकि इनका एक साइड दोनों का और एक एंगल दोनों का सेम बन रहा था, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। और जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, उसके बाद बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो तो सारी भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो बाकी एंगल्स बचते कौन कौन से हैं? एक हमारे पास इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, ABC में आप देखें तो एक एंगल B हमारे पास बच रहा है, और ADC को आप देखें तो एंगल D हमारे पास बच रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो हमें बड़ी अच्छी चीज़ पता चल गई, यही तो हमें चाहिए था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो B और D भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। अब ये क्यों हुए हैं? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हुआ है। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी सारे जो एंगल्स और साइड्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाया करती हैं। तो एक तो हमने इसको प्रूव कर लिया है। सिमिलरली हम दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can show that angle A is congruent to angle C। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सेम पैटर्न से, बस उस केस में हमें यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा और सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं, और हम यहाँ पर आखिर में फाइनल आंसर लिख देंगे कि हमारा जो एंगल A है, एंगल A हमारा कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के, और एंगल D जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के। अब ये कैसे आया? ये हमने एज प्रूव्ड अबव अभी हमने किया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में? तो हमने ये चीज़ लिखनी है। तो क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने आंसर आपको लिख के दे दिया। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल देयर आर इक्वल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। इसी तरीके से और बाकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो साइड्स भी इक्वल इन लेंथ होती हैं, तभी जाकर एक ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है। और जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं। तो हैंस जो उनका सम होता है 60 + 60 120, 120 + 60 180। तो उनका जो सम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास कि फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ अदर 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने एक ऐसा एंगल फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू, जो बराबर हो सम ऑफ मेजर्स ऑफ अदर 2 एंगल। यानी एक ट्राइंगल है हो हमारे पास, एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल 2 एंगल्स के सम के बराबर हो। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होगा? जाहिर सी बात है वो ये वाला एंगल होगा, वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो एक चीज़ जो हमें पता चल गई कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC, और उसके अंदर जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। हमने एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिया और उसका एंगल A जो है उसको 90 डिग्री का बना दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि इन ट्राइंगल ABC एन एंगल विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ अदर 2 एंगल्स। एक ऐसे एंगल हमने फाइंड करना है जो बाकी 2 एंगल्स के सम के बराबर हो। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। यानी कि इन 2 एंगल्स को अगर हम प्लस करें B और C को, तो हमारा एंगल A आ जाएगा।
तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको भी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीजंस, स्टेटमेंट्स और रीज़न लिख देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो ये है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या है, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से एंगल 2 जो है पॉइंट 2 है, उसमें हमने ये देखना है कि जो बाकी के एंगल्स होंगे, क्योंकि इन सब का सम, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये हमें कहाँ से पता चला, ये थ्योरम 9 से हमें पता चला। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तमाम जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो अभी हमने ऊपर एक चीज़ देखी कि जो हमारे एंगल बी और एंगल सी थे वो दोनों सम होकर एंगल ए बना रहे थे। तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जो बाकी का सम आएगा 180 माइनस 90 वो भी 90 आएगा। तो जो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब ये हमें कहाँ से पता चला, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से हमें पता चला। इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है हमारे पास। जैसे हमने ऊपर हमने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और फिर ये चीज़ हमने ड्रॉ कर ली थी कि एंगल ए जो है वो एंगल बी प्लस सी के इक्वल है। तो जहाँ पर एंगल ए लिखा है, जहाँ पर एंगल बी प्लस सी लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा हमारे पास, और बी प्लस सी की जगह पर क्या लिख देंगे हम, एंगल ए लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और फिर एंगल ए और एंगल ए जब प्लस होंगे तो ये बन जाएंगे 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर लिया कि जो एंगल ए है वो इन दोनों के सम के बराबर है इस इक्वेशन के थ्रू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर टुगेदर इक्वल इन मेजर ऑफ 4 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो 4 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 360। तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 कोनों वाली एक शेप हो, वो कोई भी हो सकती है, आप उसको कुछ किसी भी तरह से बना सकते हैं। उनके जो चारों एंगल्स का जो सम हो ना, वो क्या आना चाहिए हमारे पास, 360 आना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चीज़ें लिख ली हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ आसानी के लिए, ताकि वो हमारे सामने रहेगा तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ABC और ये D, और यहाँ से हम बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया ABCD। कंस्ट्रक्ट हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर A और C को आपस में ज्वाइन कर देना है। A और C को आपस में ज्वाइन करने से क्या होगा, हमारे एंगल डिवाइड हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 में, और एंगल 3 और एंगल 4 में। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी। अब हमने प्रूव करना है ऐसा जो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं। 2 ट्राइंगल्स जब भी होते हैं चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक चीज़ पढ़ी है कि ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 क्या होंगे, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं कि हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC के अंदर, हम ट्राइंगल ABC के अंदर देख रहे हैं। तो जो मेजर ऑफ एंगल 2 होगा प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कैसे, ये हमने पीछे पढ़ रखा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज़ 180, ये हमने पीछे पढ़ा है।
तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, अब हम देख रहे हैं दूसरे वाले ट्राइंगल को, उसके अंदर हमने क्या देखना है कि ट्राइंगल ADC के अंदर हमने देखना है, उसके अंदर क्या है, ये एंगल 1, एंगल D और एंगल 4, ये सारे जो हैं ये क्या हो जाएंगे, मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4, ये भी 180 के बराबर होंगे। ये भी क्यों होंगे, ये भी वैसे ही होंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ें जब हमें पता चल गई, तो अब हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें और इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ऐड कर दें, तो ये सारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो अगर हम इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180 180 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिंग एंगल्स ऑफ ABC एंड ACD, यहाँ पे हम रीज़न में लिख देते हैं एडिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो दो सबके हम अगर एंगल्स को ऐड अप कर दें, पहले हमारे पास थे इसमें लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना है 180 है। इसको अगर हम ऐड करेंगे इसके साथ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4, तो इनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा 180 प्लस 180 आ जाएगा हमारे पास इनका आंसर। तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4, ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हमने यहाँ पर इनको ऐड क्यों किया, ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो इस क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट्स हैं, इसलिए हमने इनको ऐड किया। तो यहाँ पर हम रीज़न में लिख देंगे एक चीज़ कि बिकॉज दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये सारे जो हैं क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं, इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.5 ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।